हाँ जी, good morning, good afternoon, good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 10th क्लास, आज हम हमारी बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं. लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 1 होने वाला है. अभी तक हमने हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री खत्म कर ली है और अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी सीक्वेंस के साथ सारे लेक्चर्स, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सब कुछ अवेलेबल है चैनल पर, तो जाकर देख लीजिए. इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कोई कमेंट कर दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें. तो जल्दी से, भाई चैप्टर बहुत बड़ा है, लाइफ प्रोसेसेस और थ्योरी बहुत ज्यादा है. बायोलॉजी में मेरे बच्चे इजी है, बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, बस जो थ्योरी करवाई जाए उसे अच्छे से कर लेना. ठीक है, सब कुछ लिखवाया जाएगा, एवरीथिंग. इतने अच्छे नोट्स बनवाए जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है, हर चीज लिखवाई जाएगी. बस थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा है तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना. तो हेडिंग डालिए लाइफ प्रोसेसेस, एक एक बात बताई जाएगी, कहीं कोई मार्क्स में दिक्कत नहीं आएगी. इंट्रोडक्शन करेंगे भी. सबसे पहले सोचिए, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस. हमें पता कैसे चलेगी कि कोई लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लाइफ है कि नहीं है, पहले ये पता करते हैं, फिर तो प्रोसेसेस तो हो ही जाएंगी. तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कोई लिविंग है कि नॉन लिविंग है? अब सबसे पहले या तो वो क्या है, कोई मूवमेंट कर रहा हो, चल रहा हो, घूम रहा हो, रन कर रहा हो, ठीक है, कोई मूवमेंट कर रहा हो, ठीक है, या फिर वो किसी हमारे पास कोई रिस्पॉन्ड कर रहा हो इन्वायरमेंट में. फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें हाथ लगाया, तुम कुछ बोले, चलना फिरना घूमना, ये सब क्या है, रिस्पॉन्सेज हैं. ठीक है, उसके बाद ग्रो करे, बड़ा हो जाए, ठीक है, जैसे प्लांट्स है लंबे होते जाते हैं, रेस्पायर करे, ब्रीथ करे. ठीक है, प्लांट्स में ब्रीथ करते हुए नजर नहीं आते पर बढ़ते हुए तो नजर आते हैं ना. तो लिविंग में जरूरी नहीं है कि एक ही मतलब वो ब्रीदिंग ही हो. नो, सांस लेना जिंदा होने का सिर्फ सबूत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो फिर तो प्लांट्स नॉन लिविंग हो जाते ना. तो सिर्फ सांस लेना ही एक कंडीशन नहीं है, सांस लेना एक कंडीशन है बट वो एकमात्र कंडीशन नहीं है. अगर कोई इंसान ग्रो कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स है वो सन की तरफ जाते हैं तो वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो भी वो क्या है, लिविंग है. ऐसा है तो भी वो क्या है, लिविंग है. ऐसा है तो भी वो क्या है, लिविंग है. ऐसा है तो भी वो क्या है, लिविंग है. ऐसा है तो भी वो क्या है, लिविंग है. सॉरी भैया, 1 मिनट कोई ग्लिच आ गया शायद, लेट मी चेक. ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, वो एकदम से कुछ हो गया होगा, ब्लैक हो गया होगा, कोई इश्यू नहीं है. तो समझ में आ गया. अब चलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. अब चलते हैं, एक बार फिर से देख लेती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में. चलिए, लाइफ प्रोसेसेस. अब हेडिंग डालिए लाइफ का पता चल गया, तो अब लाइफ प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं. सो द प्रोसेसेस जो टुगेदर एक साथ काम करते हैं, जैसे हमारी रेस्पिरेशन, खाना खाना, न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन करना, फिर उनको एक से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन, और फिर उनको जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालना, एक्सक्रीशन. ये सारी लाइफ प्रोसेसेस एक साथ काम करती है, इंडिविजुअल कोई काम नहीं करती. इन्हीं सारी प्रोसेसेस को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. जैसे खाना खाना, उस खाने से फिर एनर्जी लेना, फिर उसको पूरी बॉडी तक सर्कुलेट करना और फिर एंड में बाहर निकाल देना. ये 4 प्रोसेसेस इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पहले खाना खाएंगे, फिर उससे एनर्जी लेंगे, फिर उस एनर्जी को सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, सर्कुलेट करेंगे और फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देंगे. तो ये वेल डिफाइंड बॉडी के लिए 4 लाइफ प्रोसेसेस वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी. पहला क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी क्वेश्चन का यही है कि व्हाई इज डिफ्यूजन. हमने पढ़ा था कि जो मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, 9th में भी तुमने बात करी थी, नहीं भी करी तो अब समझ लो कि डिफ्यूजन होता है किसी चीज का एक्सचेंज होना. ठीक है, नाम जैसे अमीबा है वो डिफ्यूजन से करता है, वो यूनिसेल्युलर है, सिर्फ एक ही तो सेल है तो उसकी नीड्स पूरी हो जाएंगी डिफ्यूजन से. लेकिन हम जैसे हैं, डिफ्यूज करके कब पहुंचेगी, पहुंच ही नहीं पाएगी, 3-3 4-4 साल लग जाएंगे, मर ही ना जाएंगे तब तक. तो मतलब पूरी बॉडी में एक बारी ब्लड सर्कुलेट होने में इतना टाइम लगेगा तो मर जाएंगे ना, तब तक पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो डिफ्यूजन सिर्फ इनफ नहीं है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. यही आपका क्वेश्चन है, व्हाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट. क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका डिजाइन क्या होता है मेरे बच्चा, कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है और हर बॉडी पार्ट्स की एक अलग नीड होती है. हर किसी का अपना एक अलग अलग फंक्शन होता है, हर किसी को
ऑक्सीजन चाहिए, हर किसी को एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन काम आ सकती है क्योंकि वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। मेरा दिल है, हार्ट है, क्या वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं? ऊपर सारा बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, तो अंदर जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए पूरा एक सिस्टम चाहिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा होते हैं, उनमें सारी की पूरी बॉडी, एक सेल ही तो होता है मेरे बच्चे, एक सेल ही तो पूरी बॉडी है उनकी, तो वो एक सेल है, वो तो पूरा इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो जब चाहे बॉडी के जिस भी पार्ट से वो ले सकता है, एनगल्फ कर सकता है और एक्सक्रीट कर सकता है। तो अमीबा का एक सिंगल सेल है, इसलिए डिफ्यूजन कर सकता है, हमारी बॉडी में डिफ्यूजन कामयाब नहीं होगा। व्हाट क्राइटेरिया डू वी डिसाइड वेदर, कैसे पता चलेगा कोई जिंदा है या नहीं? मैंने पहले ही बता दिया था, सिर्फ सांस लेना ही नहीं कह सकते, चलना, सांस लेना, रिप्रोडक्शन, इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्ड करना, जैसे प्लांट्स है सांस नहीं लेते, मतलब रेस्पायर करते हैं बट हमें ऐसा कोई दिल धड़कता हुआ नजर नहीं आता उनका, रेस्पिरेशन वो भी करते हैं लेकिन दिखते नहीं है करते हुए, चलते हुए नहीं दिखते हैं, तो वो क्या करते हुए दिखते हैं? वो मूवमेंट्स करते हुए दिखते हैं। तो एक मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स भी अगर है तो भी वो लिविंग कहा जाएगा। रॉ मटेरियल क्या है जो ऑर्गेनिज्म बाहर से लेते हैं? जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स जो है वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो कार्बन मटेरियल, फूड इज यूज्ड बाय द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड, जैसे हमारी बॉडी है बाहर से ग्लूकोज लेगी, खाना लेगी, ऑक्सीजन लेगी उस खाने को पचाने के लिए टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट, और ऑक्सीजन लेगी, एक तो कार्बन कंपाउंड्स लेगी मतलब ग्लूकोज लेगी, खाना लेगी, फूड लेगी, और दूसरा क्या लेगी? ऑक्सीजन लेगी हमारी बॉडी जिंदा रहने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कह रही हूँ, कार्बन प्रोडक्ट्स यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम बाहर निकाल देते हैं, वेस्ट होती है तो, और खाना, और जो खाने से जो एनर्जी आई है वो हम ले लेते हैं अंदर। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है। रॉ मटेरियल मतलब क्या लेते हैं हम बाहर से? तो बाहर से खाना लेते हैं, और क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, बस खत्म। उसके बाद व्हाट प्रोसेसेस आर एसेंशियल, तो चार एसेंशियल मैंने पहले ही बता दी। न्यूट्रिशन, खाना खाना, उसको फिर खा के एनर्जी लेना, फिर उस एनर्जी को एक से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना, और फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना। इन्हीं चारों प्रोसेसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी साथ साथ करवा रही हूँ मेरे बच्चा, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिख के दे रही हूँ आंसर्स, ताकि तुम्हें लिखने में भी दिक्कत ना आए। अब चलते हैं भाई, पहली प्रोसेस है, थोड़ी लंबी होने वाली है, 2 लेक्चर्स में करेंगे। न्यूट्रिशन थोड़ी बड़ी प्रोसेस है, दो लेक्चर्स में करेंगे, फिर रेस्पिरेशन और वो सारे एक एक लेक्चर्स में करेंगे, 5 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है मेरे बच्चा? खाना खाना, फूड, आउटसाइड से फूड लेना, इनसाइड में इज नोन एज न्यूट्रिशन। 2 टाइप के न्यूट्रिशन हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉफिक मतलब बनाना। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो खुद ही अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या है? हेटरोट्रॉफिक है, हम बाहर से खाना लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस तरीके से हम न्यूट्रिशन 2 दिन में खत्म कर देंगे। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं मेरा बच्चा, वो खुद अपना खाना बनाते हैं। क्या क्या लेकर बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है मैडम? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है मेरा बच्चा जिसमें हरे रंग के पौधे, ग्रीन प्लांट्स, बाहर से पानी लेते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, और वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को दे देते हैं। तो फोटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं, फोटो मतलब सनलाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना, सनलाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक और भी हो सकता है, केमिकल्स से बनाते हैं, जैसे कई बैक्टीरिया वगैरह है, वो भी हम केमिकल एनर्जी से भी बना सकते हैं फूड। अब आगे चलते हैं, फोटोसिंथेसिस को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेरे बच्चा खाना बनाते हैं, क्या क्या लेकर? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और वाटर लेकर। ये सब पढ़ा हुआ है इसलिए मैं फटाफट बता रही हूँ। फटाफट तो क्या ही बता रही हूँ, इजी सा है, समझ तो सब आ ही रहा है, ना आए तो बता देना भाई, ठीक है। सब कुछ बहुत इजी है। बायो मेरे लिए सबसे फेवरेट है और सबसे ज्यादा इजी है, लेकिन बस बायो में एक दिक्कत है कि लेंथी है चैप्टर, बाकी इजी तो सब कुछ एक बार में समझ में आ जाता है, कोई डाउट नहीं आते बायो में बच्चों को। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जैसे हमने लिख लिया कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ली,
वाटर बाहर से लिया, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना दी। ग्लूकोज भी हम ले लेते हैं जैसे फ्रूट्स वगैरह की फॉर्म में, या फिर हम कोई रोटी खा रहे हैं वो भी तो उसी की बनी है, राइस खा रहे हैं तो वो भी तो वही है, ठीक है। तो और क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। अब अच्छा एक बात याद रखना, कुछ जो ग्लूकोज बनाया है पौधे ने इतनी मेहनत करके, सब कुछ हमें थोड़ी दे देंगे, थोड़ा खुद भी यूज करेंगे। तो ग्लूकोज इज यूटिलाइज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट, प्लांट खुद भी अपनी एनर्जी उसी ग्लूकोज से लेता है। और जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है मेरा बच्चा, उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, जैसे फ्रूट्स बना लेता है उसके, व्हीट बना लेता है, राइट। जो भी वो दे रहा है प्लांट हमें, वो हमें स्टार्च की फॉर्म में दे रहा है और हम स्टार्च की फॉर्म में उसे खा रहे हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और वही स्टार्च क्या है, रिजर्व्ड एनर्जी होता है। अभी आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या जरूरी है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए एक तो मेरा बच्चा हरे रंग का क्लोरोफिल जरूरी है, एक पानी जरूरी है, एक कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है और एक सनलाइट। अभी अभी रिएक्शन में करी ना, 4 चीजें जरूरी हैं। और फिर पूछा है प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बन जाता है। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, 2018 का प्रीवियस ईयर सवाल है कि बताइए फोटोसिंथेसिस में कौन से 3 स्टेप्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। फोटोसिंथेसिस में पहला होता है एब्जॉर्ब करना सनलाइट को। कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। हरे रंग का, पत्ते का जो हरा रंग होता है, जो क्लोरोफिल की वजह से होता है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो पहला स्टेप तो क्या हो गया, एब्जॉर्ब करना। दूसरा, उस एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब करी, क्या एब्जॉर्ब करी, सनलाइट एब्जॉर्ब करी, उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तोड़ना बाय स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आगे समझ, एब्जॉर्ब करना, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तोड़ना और वाटर को स्प्लिट करना H2 और O2 में। ये दूसरा स्टेप अगर 3 नंबर में आता है भाई। तीसरा स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2। जो हम बाहर से CO2 ले रहे हैं, बाहर से CO2 ले रहे हैं, उसका क्या काम है, उस CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनता है और जो बाहर से वाटर ले रहे हैं वो H2 और O2 में तोड़ के O2 देता है। पूरी प्रोसेस समझ में आ गई। जो पानी लेते हैं उससे O2 और H2 में टूटता है और जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं उसका रिडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और वो कार्बोहाइड्रेट बनाती है। 10th क्लास में पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनती है, तो आप कहोगे रिडक्शन ऑफ CO2 से। आपसे पूछे ऑक्सीजन कैसे बनती है, तो आप कहोगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से। ये तीनों स्टेप 3 मार्क्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एब्जॉर्ब करना, तोड़ना एंड देन रिडक्शन करना। रिडक्शन किसको कहते हैं मैडम, रिडक्शन थोड़ा सा बता दो, समझ नहीं आया। तुम्हें याद हो तो मैंने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में बताया था, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन भले ही 6 हुई पर हाइड्रोजन यहाँ 0 था, यहाँ हाइड्रोजन 12 हो गई, 12 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है यहाँ पे। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ है कार्बोहाइड्रेट में क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ गया है। अच्छा, क्या ये तीनों स्टेप बिल्कुल सीक्वेंस में होते हैं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू नीड्स होता है ये। तो यहाँ पर इमीडिएट वन आफ्टर अदर नहीं होता है। जैसे डेजर्ट का कोई प्लांट है, रेगिस्तान का कोई पौधा है, वो आधा काम अपना रात में ही करके रख लेता है और फिर जब उसे पानी या फिर सनलाइट मिलती है तो वो दिन में भी अपना काम कर लेता है। उसके बाद लीफ का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है भाई, लीफ का मैं पढ़ा देती हूँ क्योंकि लीफ ही तो क्या है, सारा खाना है। किचन ऑफ द सेल कौन है, लीफ ही तो है। तो सबसे पहले ऊपर क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। पौधे का जो पत्ता होता है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस 2 होते हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस क्या होते हैं, जिसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। लोअर, ये सवाल एमसीक्यू में पूछा जा सकता है भाई, पत्ते का जो 2 ऊपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है ये पूछा जा सकता है। तो अपर एपिडर्मिस में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और लोअर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट होता है।
ठीक है। इट कंटेन स्टोमेटा, और नीचे वाले में स्टोमेटा होते हैं जो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। गैशियस एक्सचेंज बताएंगे ना, CO2 अंदर लेना, ऑक्सीजन बाहर करना, तो वो क्या होता है, स्टोमेटा से होता है। एंड सनलाइट भी टू पास इन द लीव्स। और जो ऊपर वाला होता है, क्योंकि उसका काम प्रोटेक्शन का है, तो वैक्सीक्यूटिकल लेयर होती है जो प्रिवेंट करती है पानी को बाहर जाने से। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पानी का लॉस होना पौधे में, पत्ते से, लेकिन वो लॉस नहीं होने देती क्योंकि क्यूटिकल लेयर होती है। रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं उनकी वैक्सी लेयर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो तो चाहते हैं ना कि हमारा पानी लूज ना हो, ठीक है। तो ये वैक्सी क्यूटिकल लेयर बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद स्टोमेटा और गार्ड सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से सवाल आता ही आता है। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। भाई बहुत शोर हो रहा है आज तो, ठीक है। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स, क्या करें, आसपास लोग करते रहते हैं काम कुछ कुछ। मोस्ट फाउंड इन द लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा जो होता है वो लोअर एपिडर्मिस में होता है, और वहां से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैस आगे पीछे जाती है, वहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। एग्जिट द लीफ मोर रैपिडली बिटवीन द प्लांट एंड एटमोस्फेयर, स्टोमेटा क्या करता है, गैस को अंदर लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और बाहर लेकर जाता है ऑक्सीजन को। गार्ड सेल का क्या काम है मेरे बच्चा, गार्ड सेल क्या कर रहा है, उस स्टोमेटा को कंट्रोल कर रहा है कि स्टोमेटा को कब तो खुलना है, वो पोर्स है ना, छोटे छोटे होल्स हैं, कब तो वो खुलेंगे और कब बंद होगी। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं जी, आ जाइए। स्टोमेटा क्या है, छोटे छोटे होल्स हैं, इसका काम क्या है, गैस को अंदर बाहर करना, और पानी को भी, अगर ज्यादा पानी हो गया है, ट्रांसपीरेशन करानी है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, एक्सेस पानी का बाहर निकलना पौधे से, तो वो भी किससे होता है, स्टोमेटा से होता है। तो आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाएगा व्हाट इज स्टोमेटा एंड फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। फिर आपसे पूछा जाएगा हाउ गार्ड सेल्स कंट्रोल द स्टोमेटा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो स्टोमेटा की होती है वो गार्ड सेल कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है मैम बताइए, तो पानी के अमाउंट से कंट्रोल करता है। मान लीजिए ये गार्ड सेल, मान क्या लीजिए है ही, ये गार्ड सेल है, बीन टाइप स्ट्रक्चर के होते हैं मेरे बच्चे, बीन समझते हैं ना, बीन टाइप स्ट्रक्चर के होते हैं। अगर इसमें पानी चला गया तो ये फूल जाएगा, फूलने पर इसका ये जो होल है ये ओपन हो जाएगा, और अगर ये पानी बाहर एक्सपेल कर दे तो वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो गार्ड सेल के अंदर जब पानी का अमाउंट फ्लो करता है, पानी फ्लो करता है, तो ये फूल जाता है और स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाते हैं। और जब पानी इसमें से पूछे जाएगा ये 2 नंबर में कैसे कंट्रोल करते, तो आप कहोगे बाय एंटरिंग एंड लूजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, स्टोमेटल पोर्स कंट्रोल करता है कौन, गार्ड सेल्स। अगर गार्ड सेल के अंदर पानी एंटर कर गया तो वो फूल गया, स्टोमेटा ओपन हो गया, और अगर वो हमारे पास लूज हो गया पानी तो स्टोमेटल पोर्स बंद हो गए। क्यों जरूरत पड़ती है मैम बंद या ओपन करने की, क्योंकि सारा दिन तो गैसियस एक्सचेंज चलती नहीं ना, सारा दिन तो गैसियस एक्सचेंज चलती नहीं, जितने टाइम जरूरत है वो ओपन हो जाता है, जब जरूरत नहीं है तो वो बंद हो जाता है। आगे चलते हैं भाई, एक्टिविटीज प्रूव करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में आती है कि क्लोरोफिल, अभी अभी हमने बात करी ना, नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी है, हरा रंग का होना चाहिए यानी कि क्लोरोफिल होनी चाहिए, दूसरा हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, तीसरा हमने पढ़ा सनलाइट होनी चाहिए, चौथा हमने पढ़ा वाटर मोटर होना चाहिए। इसमें अब तुम्हारे एनसीईआरटी में 2 एक्टिविटीज कराई हुई है, एक क्लोरोफिल की और एक कार्बन डाइऑक्साइड की। ये तो मस्ट है, मतलब तुम्हें आनी ही आनी चाहिए, केस स्टडी के फेवरेट सवाल है कि प्रूव करिए कि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, प्रूव करिए कि कार्बन डाइऑक्साइड। आपको सनलाइट का भी आ सकता है, तो आप एक पौधे को सनलाइट में रख लोगे, एक को सनलाइट नहीं दोगे, देखोगे वो एक तो थोड़े दिनों में मुरझा जाएगा, दूसरा जिंदा रह जाएगा, तो कह दोगे सनलाइट इंपॉर्टेंट है। पानी ऐसे ही पानी में कर दो, एक पौधे को पानी दो ही मत, एक को दे दो। चलिए जी, हम हमारे जो एनसीईआरटी में है वो तो मस्ट है, केस स्टडी में आएगी कि क्लोरोफिल नेसेसरी है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए आप पत्ते लोगे 2 टाइप, एक ऐसा पत्ता लोगे जिसकी वेरीगेटेड, मतलब एक पौधा लोगे जिसके वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स क्या होती है मैम, लीव्स जिसमें ना हरे रंग के अलावा भी कोई और रंग हो। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हरा रंग जरूरी है, मतलब क्लोरोफिल जरूरी है, मतलब हरा रंग जरूरी है। तो हरा रंग के साथ साथ बीच में धब्बे हो किसी और कलर के भी, ये ऐसा पत्ता लेना है जिसमें हरे रंग के अलावा भी कोई कलर हो। पहली बात, उस पत्ते वाले पौधे को पहले 3 दिन अंधेरे कमरे में रखोगे। क्यों मैडम, ताकि अगर पहले ही उस पत्ते में खाना बना हुआ है, स्टार्च है, तो वो सारी की सारी यूज हो जाए, क्योंकि जब नया खाना नहीं बनेगा तो पुराने वाला खाना ही तो खत्म होगा। तो पहले हमेशा हर एक पौधे को 3 दिन तक डार्क रूम में रखना है, ताकि जो पहले बना हुआ खाना है वो यूज हो जाए।
उसके बाद 6 घंटे तक, ओनली सिर्फ 6 आवर्स के लिए उसको बाहर रखना है। उस केस में सिर्फ वो पोर्शन क्लोरोफिल जिसमें होएगा, हरे रंग का जो पौधा है उसमें हरा जो पोर्शन है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा और बाकी पोर्शन नहीं करेगा। इसको हम प्रूव कर देंगे। नाउ कीप द प्लांट इन द सनलाइट अबाउट 6 आवर्स, रख दिया। अब उस पत्ते को तोड़ लिया भाई, और तोड़ के उसका जो कलर है उसको निकाल दिया। कैसे निकालेंगे? उसको पहले पानी में बॉईल करेंगे। लीव डिप द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन इमर्ज इट इन द अल्कोहल, अल्कोहल में भी डाल देंगे। अच्छा, डायरेक्ट अल्कोहल में आप बर्न नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? अल्कोहल शराब है मेरे बच्चा, उसमें आग लग जाएगी। तो आप क्या करोगे? अल्कोहल वाले बिकर को पानी वाले बिकर के अंदर रख के फिर पानी को बॉईल करोगे। इसको कहते हैं वाटर बाथ। मतलब पानी के अंदर रखोगे अल्कोहल वाला बिकर और नीचे पानी वाले बिकर के नीचे हीट कर दोगे। तो पहले पानी बॉयल होगा और उस बॉयल वाली हीट से फिर अल्कोहल बॉयल होगा और फिर वो पत्ते का जो जितना भी रंग है, कलर है, वो निकल जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं मेरा बच्चा कि उसके बाद हम इस पर आयोडीन सोल्यूशन गिराएंगे। अब आयोडीन सोल्यूशन के लिए याद रखना, आयोडीन सोल्यूशन हमेशा स्टार्च की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर देता है। स्टार्च की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर देता है। स्टार्च की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर देता है। ठीक है जी, स्टार्च की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर देता है। स्टार्च की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो अब हमें इस बात को प्रूव करना है कि वहां पर स्टार्च है कि नहीं है। ठीक है जी, तो वाटर बात कर लिया, उसका कलर कर लिया। अब हमने उसको आयोडीन सोल्यूशन में डाल दिया। तो आयोडीन सोल्यूशन की प्रेजेंस में अगर उसने ब्लू ब्लैक कलर दे दिया, जिस पोर्शन ने, जैसे मानो ये हरे हरे रंग का पोर्शन था, ये तो ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है, बाकी जो डिफरेंट था, येलो था, वो था, उसमें तो स्टार्च बना ही नहीं। इसमें स्टार्च बना ही नहीं, मतलब इसने फोटोसिंथेसिस करी नहीं। मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए हरा रंग जरूरी है, तो प्रूव हो गया। ठीक है जी, तो ऐसा पौधा पत्ता लेना है जिसमें हरा रंग भी हो और साइड में कुछ और भी हो। वो हरा रंग तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो यहाँ तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा, बाकियों में नहीं आएगा। तो ये बात याद रखनी है, स्टार्च की प्रेजेंस में आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ लीफ? कलर तो भाई सारा का सारा निकल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। कलर तो हमारे पास क्या है? द कलर ऑफ द अल्कोहल सोल्यूशन। अल्कोहल हरा हो जाएगा, हरा रंग निकल गया ना, पत्ते का सारा हरा रंग निकल जाएगा भाई। व्हाट वुड यू कंक्लूड? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैसे कंक्लूड करोगे? तो हम यहाँ पर डार्क ब्लू कलर जहां जहां जिस पोर्शन पे आएगा वो पोर्शन तो स्टार्च है। वह जो कलरलेस पार्ट था, मतलब या ग्रीन कलर नहीं था, वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा, मतलब वहां पर स्टार्च नहीं है। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जिस पोर्शन में क्लोरोफिल है वही फोटोसिंथेसिस करेगा। मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा केस स्टडी में। अगला केस स्टडी का सवाल है कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट कैसे है। तो आप 2 पौधे ले लोगे, एक में तो क्या करोगे, नॉर्मल है, कार्बन डाइऑक्साइड है पड़ी, मतलब एयर है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। दूसरे में आप हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लोगे। कैसे मैम? कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखोगे। आपसे 1 मार्क में पूछा जाएगा, 1 मार्क में पूछा जाएगा कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हैं। तो आप कहोगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से कर सकते हैं। 2 पौधे लिए भाई, सबसे पहले तो 3 दिन तक डार्क रूम में रख दिया ताकि जो खाना बना हुआ था वो एब्जॉर्ब हो गया। फिर थोड़ी देर तक बाहर रखा तो हमने देखा इसमें तो CO2 है, इसके पत्ते तो फोटोसिंथेसिस कर जाएंगे, लेकिन इस जार में कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, सारी की कार्बन डाइऑक्साइड इस KOH ने एब्जॉर्ब कर ली। यानी कि इसके पत्तों पर जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और ब्लू ब्लैक कलर डालेंगे तो इसमें कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा आयोडीन सोल्यूशन की प्रेजेंस में, क्योंकि स्टार्च ही नहीं है। स्टार्च जिसमें होएगी वहीं तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा। तो यही करा, कवर द बोथ प्लांट। अच्छा, इसको सील भी कर देंगे, इसको नीचे से। ये भी क्वेश्चन भाई, ये सारे केस स्टडी का क्वेश्चन है भाई। वैसलीन से सील क्यों करते हैं ये भी पूछा गया था एक बार, ताकि बाहर से कोई CO2 एंटर ना कर जाए। ये सवाल पूछे गए हैं भाई केस स्टडी में। कौन एब्जॉर्ब करता है? KOH। किसको नेसेसरी को प्रूव करने के लिए ये एक्टिविटी? CO2 नेसेसरी है कि नहीं। वैसलीन क्यों लगाते हैं नीचे? ताकि CO2 एंटर ना करे। फ्यू आवर तक सनलाइट में रख दिया, उसके पत्ते तोड़कर उसमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को टेस्ट करा। तो हमने क्या कंक्लूड करा इस एक्टिविटी से? हमने देखा दोनों जो पत्ते लिए उसमें से एक जो नॉर्मल एयर में था
और एक जिसमें से CO2 एब्जॉर्ब कर रहे थे। अब थोड़ी मोटी CO2 चलो रह भी गई हो, मान लेते हैं, तो एक में तो लाइट कलर आएगा और एक में डार्क कलर आएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो एक में तो KOH जहां पर है वहां तो CO2 की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो हमारे पास ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा या फिर लेस आएगा। इससे हमने क्या कंक्लूड करा, इस एक्टिविटी से हमने ये कंक्लूड करा कि कितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। अगर ज्यादा CO2 है तो अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगी, नहीं है तो नहीं होगी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है, इन दोनों एक्टिविटीज में हमने प्रूव कर दिया कि CO2 भी जरूरी है। अगर CO2 नहीं हुई तो पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हमने उस पत्ते पर आयोडीन सॉल्यूशन गिराया तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया और दूसरे में आ गया। इसके साथ आपसे एनसीईआरटी का सवाल है, भाई पूछा जाएगा। एनसीईआरटी का सवाल है, अभी कर बताऊंगी आगे। एनसीईआरटी का सवाल है कि बताइए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। CO2 चाहिए भाई, वाटर चाहिए भाई, कोई और मटेरियल्स भी चाहिए, जैसे प्लांट्स को आयरन वगैरह चाहिए होते हैं। ठीक है, मेनली CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए। और क्या बनता है, क्या बनता है, फूड एंड ऑक्सीजन बनता है, फूड एंड ऑक्सीजन बनता है, फूड एंड ऑक्सीजन बनता है। ठीक है जी, इसके साथ ही हम आज का लेक्चर हमारा खत्म करते हैं मेरे बच्चा। कल हम हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन करेंगे, जो कराया जा रहा है सीक्वेंस से कराया जा रहा है, सारी थ्योरी है मेरे बच्चा, इसको कोई लंबा करने का मतलब नहीं है। सारी थ्योरी एक बारी में समझ में आती है, नहीं आती है तो बार बार इस लेक्चर्स को रिपीट करिए। ठीक है, और अच्छे से अपना पढ़ते रहिए। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, शेयरिंग द चैनल, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच।